नमस्कार दोस्तों, आज हमारे मनोविज्ञान विषय का पहला वीडियो और इस पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का परिचय। तो आइए देखते हैं कि मनोविज्ञान जो विषय है, मनोविज्ञान को हम अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। कि अंग्रेजी में हम इसे साइकोलॉजी कहते हैं। और साइकोलॉजी जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ये सवाल उठता है। तो हम पढ़ते हैं कि सर्वप्रथम (1590) में रुडोल्फ गोएकल के द्वारा साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति के बारे में। इसमें हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति कहां से इसकी हुई है, और हम पढ़ते हैं कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की जब बात करें तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द साइकी और लोगस से मानी जाती है। साइकी शब्द का अर्थ होता है सोल, अर्थात आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है स्टडी या साइंस, अर्थात अध्ययन करना या विज्ञान। तो दोस्तों, जब हम इसके मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ पर चलते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है स्टडी ऑफ द सोल, अर्थात आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। तो दोस्तों, ये हमारा शाब्दिक अर्थ हुआ कि साइकोलॉजी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से साइकी और लोगस से हुई है। साइकी का अर्थ यहाँ पर होता है सोल, अर्थात आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है स्टडी या साइंस अथवा अध्ययन करना या विज्ञान। शाब्दिक अर्थ इसका हो जाता है आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। एक आपको बात याद रखनी है कि जो साइकी शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, परंतु आरकेसी के अनुसार यह यूनानी भाषा का शब्द माना जाता है। यूनानी भाषा का शब्द है, यह आपको याद रखना है कि साइकी शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, परंतु आरपीएससी के अनुसार यह यूनानी भाषा का शब्द माना गया है। हम बात करते हैं मनोविज्ञान के जनक की, कि मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो मनोविज्ञान के जनक के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान का जनक है अरस्तु। बात आती है मनोविज्ञान के आधुनिक जनक की, तो आधुनिक मनोविज्ञान का आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक जो है वो हम पढ़ते हैं विलियम वुंट को। तो दोस्तों, याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। क्या मनोविज्ञान के जनक की जब बात आती है तो हम अरस्तु पढ़ते हैं, और जब आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात आती है तो हम विलियम वुंट को पढ़ते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं कि जो मनोविज्ञान है
मनोविज्ञान को प्रारंभ में दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में अध्ययन किया जाता था, परंतु धीरे धीरे इसको एक स्वतंत्र विषय बनाने के रूप में प्रयास किया जाने लगा। और प्रारंभ की हम बात करें तो रेबर्न कहते हैं कि मनोविज्ञान ने अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया था। कि रेबर्न के अनुसार मनोविज्ञान ने अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र के एक अंग, एक शाखा के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया था। शताब्दियों पूर्व इसे स्वतंत्र विषय, मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बनाने के लिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसको परिभाषित किया जाने लगा और सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। आत्मा का विज्ञान। और आत्मा का विज्ञान प्रारंभ से 16वीं शताब्दी तक कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान का जो समय काल रहा था वो प्रारंभ से होकर और 16वीं शताब्दी तक आत्मा का विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन किया गया था। आत्मा का विज्ञान की जब बात आती है तो मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान जो कहा था, सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान कहने वाले मनोवैज्ञानिक थे गेरिट। तो दोस्तों, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? गेरिट ने। और इसके जो समर्थक थे समर्थकों में नाम आता है प्लेटो का, डेकार्टे का और अरस्तु का तथा शुक्राचार्य। इन्होंने भी समर्थन किया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान होता है। तो दोस्तों, धीरे धीरे कुछ समय तक मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में पढ़ा जाने लगा, परंतु आत्मा को लेकर कुछ शंकाएं और कुछ विवाद उत्पन्न होने लगे तथा तात्कालिक जो मनोवैज्ञानिक थे वो आत्मा की प्रकृति, आत्मा का रंग रूप, आत्मा का स्वरूप, आत्मा की स्थिति और आत्मा की स्पष्ट परिभाषा देने में असफल रहे। कि आत्मा का विज्ञान तो इसको कह दिया गया, परंतु आत्मा की प्रकृति कैसी होती है, आत्मा का रंग रूप, उसका स्वरूप और स्थिति या आत्मा की स्पष्ट परिभाषा देने में जो तात्कालिक मनोवैज्ञानिक थे वो असफल रहे और इसको स्पष्ट रूप में परिभाषित नहीं करने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा
अस्वीकार कर दी गई। कि 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में अध्ययन किया गया, परंतु धीरे धीरे 16वीं शताब्दी के अंत तक यह परिभाषा अस्वीकार कर दी गई। तत्पश्चात मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क के विज्ञान की जब बात आती है तो दोस्तों हम पढ़ते हैं कि 1690 में जॉन लोक ने साहचर्यवाद प्रस्तुत किया था। साहचर्यवाद प्रस्तुत किया और साहचर्यवाद के अनुसार बताया गया कि शरीर और मस्तिष्क के मध्यम कि शरीर और मस्तिष्क के मध्य एक साहचर्य पाया जाता है। साहचर्य पाया जाता है अर्थात एक तालमेल पाया जाता है, और उस तालमेल के आधार पर ही शरीर जो भी कार्य करता है उसका निर्धारण मस्तिष्क के द्वारा होता है। कि साहचर्यवाद में बताया गया कि शरीर के द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य उसके मस्तिष्क के द्वारा निर्धारित किया गया होता है। और इसी मत के आधार पर इटली के दार्शनिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा था। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। मस्तिष्क का विज्ञान कहा। कि साहचर्य जो है 1690 के दौरान जॉन लोक ने एक साहचर्यवाद प्रस्तुत किया और साहचर्य में बताया गया कि शरीर और मस्तिष्क के मध्य एक तालमेल साहचर्य पाया जाता है, अर्थात शरीर के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो व्यक्ति के मस्तिष्क के द्वारा निर्धारित किया गया होता है। और इसी मत के आधार पर इटली के दार्शनिक जो थे पोम्पोनोजी, उन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कह दिया था। लेकिन दोस्तों यहां पर भी वही समस्या आई जो आत्मा के विज्ञान में थी, कि यहां पर भी मनोवैज्ञानिक जो थे वो मन का निश्चित स्वभाव वे मन की प्रकृति का शुद्ध अध्ययन नहीं कर पाने के कारण यह मत भी अमान्य हो गया। कि यह मत भी अमान्य घोषित कर दिया गया। मन या मस्तिष्क का विज्ञान जो रहा उसका समय काल रहा 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक।
कि मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क विज्ञान के रूप में 17वीं से 18वीं शताब्दी तक अध्ययन किया गया था, परंतु मन का निश्चित स्वभाव और इसकी प्रकृति का शुद्ध अध्ययन नहीं कर पाने के कारण इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया और इसके पश्चात मनोविज्ञान को कहा गया चेतना का विज्ञान। चेतना के विज्ञान की जब बात आती है दोस्तों, तो हम पढ़ते हैं कि चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी के दौरान मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया और इसके जो समर्थकों में नाम आता है विलियम हुंट का, जेम्स सली, किचनर और एंजल्स। इन्होंने समर्थन किया कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता है, जिसमें नाम आता है विलियम हुंट का, जेम्स सली का, किचनर का, एंजल्स का और विलियम्स जेम्स का। विलियम जेम्स ये इसके समर्थक थे। चेतना के विज्ञान में बताया गया कि सभी जीवों के द्वारा किया जाने वाला व्यवहार उसकी केवल चेतन अवस्था अर्थात जागृत अवस्था द्वारा ही संभव है। कि चेतना के विज्ञान में बताया गया कि मानव के द्वारा या किसी भी जीव के द्वारा किया जाने वाला जो व्यवहार है वो उसकी केवल जो चेतन अवस्था होती है अर्थात जागृत अवस्था होती है उसके द्वारा ही निर्धारित होता है, उसके द्वारा ही संभव होता है। कि कोई भी प्रतिक्रिया जो व्यक्ति करता है, मनुष्य करता है, वो उसकी चेतन अवस्था के द्वारा किया जाता है, ऐसा इस चेतना के विज्ञान में बताया गया। और इसी क्रम में 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग शहर में लिप्जिग शहर एक जगह का नाम है, जर्मनी के अंदर लिप्जिग शहर, वहां पर 1879 में विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। कि 1879 में विलियम वुंट ने लिप्जिग शहर में, जर्मनी के लिप्जिग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी और इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक? विलियम वुंट को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी, जिसकी वजह से विलियम वुंट को
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन दोस्तों आगे हम देखते हैं कि 1908 में, इसी क्रम में 1908 में सिगमंड फ्रायड ने एक मनोविश्लेषणवाद प्रस्तुत किया। मनोविश्लेषणवाद प्रस्तुत किया। और मनोविश्लेषणवाद में सिगमंड फ्रायड ने बताया कि व्यक्ति में चेतन अवस्था के अलावा दो अन्य अवस्थाएं भी पाई जाती हैं। दो अन्य अवस्था भी होती हैं। और दो अन्य अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? अर्धचेतन और अचेतन अवस्था। अचेतन अवस्था कि 1908 के दौरान सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद प्रस्तुत किया, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि व्यक्ति के अंदर, जीवों के अंदर चेतन अवस्था के अलावा दो अन्य अवस्थाएं अर्धचेतन मन और अचेतन मन भी होता है। चेतना के विज्ञान की जब बात आती है तो इसमें सिगमंड फ्रायड एक मनोविश्लेषणवाद प्रस्तुत करते हैं और उसके अंदर दो नई अवस्थाएं प्रस्तुत कर देते हैं कि चेतन अवस्था के अलावा दो अन्य अवस्थाएं अर्धचेतन मन और अचेतन मन भी होता है। मनोविश्लेषणवाद में इन्होंने दो नई अवस्थाएं बता दी और बताया कि मानव में चेतन अवस्था का केवल 10% या 1/10वां भाग ही होता है, जबकि संपूर्ण व्यवहार का 90% या 1/90वां भाग व्यक्ति की अर्धचेतन वे अवस्था द्वारा निर्धारित होता है। सिगमंड फ्रायड ने बताया कि चेतन अवस्था का केवल 10% या 1/10 भाग ही होता है, जबकि मानव के व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का 90% भाग तो उसकी अर्धचेतन व अचेतन अवस्था द्वारा निर्धारित या नियंत्रित होता है। तो यहां पर इन मतभेदों के कारण 20वीं शताब्दी के दौरान प्रारंभ में ही 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये जो था चेतना का विज्ञान वो अमान्य घोषित कर दिया, अमान्य हो गया। जब क्योंकि प्रारंभ में इसको कहा गया कि चेतना का विज्ञान है और चेतना का विज्ञान के रूप में इसे बताया गया कि जो मानव की जो व्यवहार होता है वो चेतन अवस्था के द्वारा ही उसका निर्धारण होता है। परंतु 1908 के दौरान जब सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद प्रस्तुत कर दिया और मनोविश्लेषणवाद में इन्होंने दो अन्य अवस्थाओं को बता दिया, अर्धचेतन मन और अचेतन मन।
कि अर्धचेतन और अचेतन मन भी होता है, कि जो मानव का संपूर्ण व्यवहार है उसका चेतन अवस्था तो केवल 10% अथवा 1/10वां भाग ही होता है, जबकि संपूर्ण व्यवहार का 90% या 1/90वां भाग व्यक्ति की अर्धचेतन व अचेतन अवस्था के द्वारा नियंत्रित होता है। और 20वीं शताब्दी के इन सभी विवादों के चलते 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये परिभाषा भी अमान्य कर दी गई और तत्पश्चात एक नई परिभाषा सामने आती है और वह परिभाषा है व्यवहार का विज्ञान। कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान जो कहा गया था वो 20वीं शताब्दी के आरंभ से वर्तमान में चल ही रहा है। कि 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जा रहा है। अब व्यवहार के विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो इसमें बताया गया, कुछ परिभाषाएं दी गई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। दोस्तों 1914 के अंदर जेबी वॉटसन ने जिसका पूरा नाम है जॉन रॉड्स वाटसन, इन्होंने 1914 में व्यवहारवाद प्रस्तुत किया। जिसमें बताया गया कि मानव के द्वारा किया जाने वाला व्यवहार ही मनोविज्ञान है। तो दोस्तों व्यवहार का विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को 20वीं शताब्दी के आरंभ में मान्यता मिली और 1914 में जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला व्यवहार ही क्या है, मनोविज्ञान है। और इसके जो समर्थक थे कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कौन कौन थे, उनमें नाम आता है वाटसन का, पावलोव का, स्किनर का, थॉर्नडाइक का, और वुडवर्थ आदि। इन्होंने भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना था। वाटसन, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ और इन सभी को एक और नाम आता है इसमें हल्का आदि। और इन सभी मनोवैज्ञानिकों को कहा जाता है व्यवहारवादी। कि व्यवहारवादी किन किन को कहा जाता है, जिनमें नाम आता है वाटसन, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, हल आदि। इन सभी मनोवैज्ञानिकों को व्यवहारवादी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम कि मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं और उन परिभाषाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि कई बार पेपर के अंदर
सीधी परिभाषाएं दे दी जाती हैं और उनके परिभाषित करने वालों का नाम पूछ लिया जाता है। तो हम यहाँ पर कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि मनोविज्ञान की परिभाषाएं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आर.एस. वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी है। आर.एस. वुडवर्थ आर.एस. वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, आत्मा का त्याग किया स्वरूप को स्वीकार करता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए कि आर.एस. वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन या मस्तिष्क का त्याग किया, फिर अपनी चेतना खोई और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। तो ये परिभाषा दोस्तों दी है आर.एस. वुडवर्थ ने। और आर.एस. वुडवर्थ के बाद हम देखते हैं वॉटसन की परिभाषा। वॉटसन की परिभाषा दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। कि वॉटसन के अनुसार वॉटसन कहते हैं कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं चाहता हूं। कि वॉटसन कहते हैं कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा कि मैं चाहता हूं। जी दोस्तों, वॉटसन कहते हैं कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं चाहता हूं। ये परिभाषा दी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक और परिभाषा दी है क्रॉ एंड क्रो ने। क्रॉ एंड क्रो। क्रॉ एंड क्रो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी है। क्रॉ एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी है। तो दोस्तों ये कुछ परिभाषाएं थी, 2-3 परिभाषाएं जो आपको याद कर लेनी है। कई बार परिभाषाएं जो है सीधा पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो हम आपको अवश्य ही आगे आने वाले वीडियो में जरूर बताएंगे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा लेक्चर मनोविज्ञान के परिचय को लेकर, और आपने जाना कि किस तरीके से मनोविज्ञान का जो इतिहास है, विकास का इतिहास है, वो धीरे धीरे बढ़ता है और अंत में आकर मनोविज्ञान जो है व्यवहार के विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाने लगता है। इसकी कुछ परिभाषाएं भी दी हैं जो आपने यहाँ पर जानी है, और इसी तरीके से हम आपको आगे भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आएंगे। और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर को लेकर, मनोविज्ञान का अगला चैप्टर लेकर। जब तक के लिए धन्यवाद।